दूसरों की नजर में वो लोग दूध पी रहे थे, मगर हकीकत में उनके कप में ताज़ा खून होता था, क्योंकि वो आम बच्चे नहीं थे बल्कि वैम्पायर्स की नस्ल से थे। बड़े होने पर वो गैर मुल्की वैम्पायर्स की तरह भी नहीं थे। न उन्हें धूप से डर लगता था, न लहसन से और न ही सलीब से। लेकिन जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरते थे वो था खून न मिलना। वो इंसानी स्कूल में पढ़ते थे, अगर उन्हें ताज़ा खून न मिलता तो इनका जिस्म सख्त होने लगता। अपनी पहचान छिपाने के लिए उनके वालिद रोजाना जानवरों का खून थैली में भरकर एली क्वार्टी के टोमेटो जूस की तरह पैक कर देते, ताकि मारी स्कूल में ले जाकर दोपहर को पी सके। मगर इसी दिन एक हादसा हो गया। दोपहर को मारी जैसे ही लॉकर खोलकर खाना चाहती थी, एक साथी ने जल्दी से उसे बुला लिया। उनके जाते ही क्लास की मॉनिटर लड़की ने चुपके से लॉकर का पासकोड बदल दिया और लॉकर बंद कर दिया। मारी जब वापस आई तो वो लाख कोशिश के बावजूद लॉकर नहीं खोल सकी। सारा खून लॉकर के अंदर था। अगर वो खून न पैती तो नतीजा बहुत संगीन हो सकता था। वो कमजोर कदमों के साथ क्लास से बाहर निकली। घर जाकर ताकत बहाल करने का सोच रही थी, मगर उसकी होश व हवास आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहे थे। इसी वक्त उसका साथी ताई यांग सामने आ गया। उसने पूछा कि वो कहाँ तकलीफ महसूस कर रही है, लेकिन मारी ने इंसानी खून की खुशबू सौंघ ली और बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखें फौरन नीली हो गईं और मुंह में वैम्पायर के लंबे दांत निकल आए। वो सीधा ताई यांग की गर्दन की तरफ लपकी ताकि एक ही घूंट में खून पी ले, मगर आखिरी लम्हे में मारी ने खुद पर काबू पा लिया। वो अपने पसंदीदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने फौरन ताई यांग को धक्का दिया और वहाँ से चली गई। मगर चंद कदम ही चली थी कि एक दूसरे साथी से टकरा गई और इस बार मारी खुद को रोक न सकी। वो उसके बाजुओं में बेहोश हो गई। लड़का जानता था कि मामला संगीन है। उसने सब लोगों के सामने हचकचाए बगैर मारी को उठाया और फौरन मेडिकल रूम ले गया, जहाँ से एक थैली ताज़ा खून लाया। मारी ने खून पिया तो वो ठीक हो गई। पता ये चला कि वो लड़का भी वैम्पायर था और बचपन में मारी का सबसे करीबी दोस्त भी। वो दोनों इस स्कूल में इसलिए छिपे हुए थे ताकि वैम्पायर खानदान के राज को तलाश कर सकें, और वो राज स्कूल लाइब्रेरी में था। छुट्टी के वक्त मारी सड़क किनारे ताई यांग का इंतजार कर रही थी ताकि दोपहर वाली बात समझा सके, मगर ताई यांग ने अचानक उसकी निकाली करते हुए उसकी गर्दन पर झुककर बोसा ले लिया। ये रोमानवी मंजर बचपन वाले दोस्त ने देख लिया। वो जानता था कि वैम्पायर्स इंसानों से मोहब्बत नहीं कर सकते। मारी की हिफाजत के लिए वो रात को ताई यांग को मिला और उसे खबरदार किया कि मारी से दूर रहे। बात बढ़ गई और वो लड़ पड़े, मगर एक इंसान भला वैम्पायर का मुकाबला कर सकता था। अगले दिन ताई यांग जख्मी हालत में स्कूल आया। मारी को बहुत अफसोस हुआ जब उसे पता चला कि ये सब बचपन वाले दोस्त ने क्या है। तो वो ताई यांग को लेकर उससे वजाहत लेने निकली। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बच्चा क्रेन के जरिए ऊपर उठ गया है और सीढ़ियों के दरमियान फंस गया है। ताई यांग फौरन ऊपर चढ़ गया, मगर उसे ये नहीं पता था कि नीचे रस्सी ढीली हो चुकी है। बच्चा तो उसने बचा लिया, लेकिन रस्सी टूट गई और कई टन वजनी लोहे का डब्बा नीचे गिरने लगा। ताई यांग ने फौरन मारी को धक्का देकर हटाया, मगर खुद न बच सका। वो पैरों से जाल में उलझ गया, जोर के धचके से लकड़ी के डब्बे से टकराकर बेहोश हो गया और फिर आधी फजा में लटक गया। खतरा ये था कि जाल किसी भी लम्हे फट सकता था। मारी ने मिश्त बंद करके आंखें बंद की और वैम्पायर ताकत इस्तेमाल करने वाली थी कि उसका बचपन वाला दोस्त आ गया और उसे रोक लिया। वो चाहता था कि मारी को कोई खतरा न हो। वैम्पायर ताकत बेजा इस्तेमाल करने की सख्त सजा मिलती है, मगर मारी को कोई परवाह न थी। वो किसी भी कीमत पर ताई यांग को बचाना चाहती थी। दोस्त को डर था कि मारी कोई बड़ा गुनाह कर बैठेगी। उसने बेबसी में खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की और गिरते हुए ताई यांग को बचा लिया। ताई यांग तो बच गया, लेकिन वो खुद बुरी तरह मुतासिर हुआ। उसे मालूम था कि अब उसकी जिंदगी ज्यादा बाकी नहीं, लिहाजा वो खामोशी से चला गया ताकि किसी प्रस्कून जगह जाकर मर सके।